तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेंट फ्री एकोमोडेशन। जैसे आप अभी पूछ रहे थे ना कि कैसे याद रखें इतना सब कुछ, हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि ऐसे लाखों सब्जेक्ट हम याद रख सकते हैं। लाखों सब्जेक्ट, चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट लाखों। तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इतना सारा हम कैसे याद रखेंगे। तो आपको दिन में कई बार अपने आप से ये कहना है कि हम ये सब याद रख सकते हैं और हम बड़े आराम से याद रख लेंगे, ताकि आपका अंदर से सबकॉन्शियस माइंड का है कि हाँ ओके, हम आराम से याद रख सकते हैं। और ये बार बार जब भी पढ़ने बैठे तो एक बार शॉर्ट नोट्स बनाएं और उन सबको एक बार रीडिंग कर लें बस। और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ये याद ना हो, और रीडिंग करें हर बार तो भी याद हो जाएगा। और अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु याद हो जाए और हर बार पढ़ेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा, तो इसका मतलब बार बार पढ़ने से याद होगा ही होगा। तो आपको सब कुछ क्या करना है, मैंने एक आदत बनाई थी कि जब भी मैं पढ़ने बैठ गया तो एक बार मैं सारी चीजें पढ़ लूंगा। अब मैं उठूंगा नहीं जब तक वो वाला होमवर्क या काम पूरा नहीं कंप्लीट कर लेता। किसी वजह से मुझे उठना पड़ा, कोई मिलने आया, कोई मुझे वॉशरूम जाना पड़ा या क्या है, तो जब मैं वापस आकर बैठता था तो पहले फिर सब कुछ एक बार पढ़ता था, रिवाइज करता था कि उठना ही ना पड़े। मुझे आलस आ जाए कि भाई मैं उठूंगा तो मुझे सब कुछ दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी उठा दोबारा से सब कुछ पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो याद हो गया सब कुछ। तो आपको बार बार पढ़ना याद हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था ऐसी परक्विजिट जो सबके लिए टैक्सेबल होती है, और उसमें हमने सबसे पहली परक्विजिट पढ़ी थी रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब हम दूसरी परक्विजिट रिमेनिंग पढ़ रहे हैं। जैसे आपको याद हो एचआरए हमने पढ़ा था अलाउंसेस में, तो जितना समय एचआरए में लगा उतने समय में बाकी सारी अलाउंसेस हो गई। ऐसी रेंट फ्री एकोमोडेशन में जितना टाइम लग रहा है बाकी सारी अलाउंसेस में उतना ही बस समय लगेगा, और लगभग सारी अलाउंसेस हो जाएंगी जो टैक्सेबल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। फिर हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा हो जाए, कि हमारा सारी की सारी, नहीं तो एक और वीडियो में, एक और क्लास में हमारा ये वाली परक्विजिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की पर्सनल एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहा है तो उसे परक्विजिट माना जाए। भाई कोई भी एम्प्लॉयर, मान लिया मैं कहीं नौकरी करता हूं और मेरे पर्सनल खर्चे मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है भैया। तो कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की है लेकिन क्या है, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तो वो क्या है, परक्विजिट, और वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्विजिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो वैल्यूएशन और मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कोई भी खर्चा किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो जैसे बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, एम्प्लॉय ने पेमेंट कर दिया, तो ये ऑब्लिगेशन किसकी थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने की, एम्प्लॉय की। पेमेंट किसने करा, एम्प्लॉयर ने, तो ये परक्विजिट है, सैलरी है, टैक्सेबल हो जाएगी। एम्प्लॉय की कोई भी पर्सनल, जो भी एम्प्लॉय की ड्यूटी है पेमेंट करना, एम्प्लॉयर करेगा, पेमेंट टैक्सेबल हो जाएगा। इसके लिए एम्प्लॉय के लिए एज ए परक्विजिट। तो जो भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर देगा, जो एम्प्लॉय को देना चाहिए वो टैक्सेबल हो जाएगा सब एम्प्लॉयज के लिए। फॉर एग्जांपल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, सैलरी ऑफ वॉचमैन, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। आपको याद हो हर क्वेश्चन में आता है, कई क्वेश्चन में आ चुका है कि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर ने दिया, तो हम क्या कर देते हैं, उसे टैक्सेबल कर देते हैं, बाद में डिडक्शन देते हैं, लेकिन पहले तो टैक्सेबल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं टैक्सेबल, क्योंकि वो सबके लिए टैक्सेबल हो जाता है, परक्विजिट के रूप में वो टैक्सेबल हो जाता है। एक्सपेंसेस ऑफ कार ऑफ एम्प्लॉय, कार एम्प्लॉय की है, तो अगर कार एम्प्लॉय की है तो उसमें पेट्रोल किसे डलवाना चाहिए, एम्प्लॉय को डलवाना चाहिए। पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, टैक्सेबल हो जाएगा। तो कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन ऑल द अबव केसेस द वैल्यू सच मॉनेटरी ऑब्लिगेशन shall be the actual amount spent by the employer in this regard and it shall be taxable whether the employee is specified or not। मतलब सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा प्रोवाइडेड उसका खर्चा पर्सनल पर्पस के लिए हो।
अगर उसका खर्चा ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। अब देखो कायदे से देखा जाए तो ये सेकंड पॉइंट में कवर हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी ड्यूटी तो एम्प्लॉय की है ना पेमेंट करने की, उसे एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो ये तो सेकंड पॉइंट में कवर हो जाता है। तो इसके लिए अलग से पॉइंट क्यों बनाया? उसका रीजन है, सेकंड पॉइंट में लिखा है डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, मतलब पेमेंट बेसिस पर है, पेमेंट हो गया तो ही वो टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा? पेड और पेबल, मतलब यहां ड्यू बेसिस पर है। अगर एम्प्लॉयर ने कह दिया कि मैं आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की पेमेंट करूंगा, तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर पेमेंट नहीं हुई है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब लिखा है एम्प्लॉयर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एम्प्लॉय के बिहाफ पर पेमेंट करी है, तो एम्प्लॉय को 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे याद करो, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन हम 16 देते ना अंडर सेक्शन 16, तो अब प्रोफेशनल टैक्स 16 थर्ड में डिडक्शन मिल जाती है एम्प्लॉय को। अब चाहे वो खुद पेमेंट करे चाहे उसका एम्प्लॉयर पेमेंट करे, डिडक्शन उसे मिलती मिलती है। अगर उसने खुद पेमेंट करा तो केवल डिडक्शन मिलेगी, अगर एम्प्लॉयर ने उसके प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करी है तो पहले वो एज ए परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा, बाद में डिडक्शन मिल जाएगी। तो यही है, अगर यहाँ पर एम्प्लॉय ने खुद ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की पेमेंट करी है, वो ओल्ड रिजीम में जाना चाहता है तो 80C की डिडक्शन उसे मिल जाएगी। अगर उसके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की पेमेंट एम्प्लॉयर ने करी है तो पहले एज ए परक्यूजिट वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाद में 80C की डिडक्शन। ठीक है ना? तो इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी जस्ट लाइक सेकंड पॉइंट की ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, वो भी टैक्सेबल हो जाती है। बस ये ड्यू बेसिस पर होती है, वो पेमेंट बेसिस पर होती है। नेक्स्ट वन इज इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी अंडर ईसॉप और स्वेट। देखिए ईसॉप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को बहुत सस्ते या फ्री में शेयर दे रहे हैं, उसके पसीने के बदले में, वो पसीना बहा रहा है हमारे लिए, हम उसके बदले में उसे शेयर दे रहे हैं। तो अगर फ्री में दिए तो जितना भी पैसा है उसका बनता है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सस्ते दिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जब हम इशू करते हैं शेयर्स पब्लिक को तो हम एम्प्लॉय को कह देते हैं आपको खरीदना खरीद लो, सस्ते में दे देते हैं। तो 100 वाला शेयर 20 में दे रहे हैं तो 80 रुपए उनके लिए टैक्सेबल हो जाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ क्या लिखा है? इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, एनी शेयर और सिक्योरिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे रहा है या कंसेशनल रेट पर दे रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? अगर लिस्टेड इक्विटी है, लिस्टेड इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है तो उसका रोजाना शेयर मार्केट में प्राइस आता है, उसे क्या बोलते हैं हम? लिस्टेड इक्विटीज। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ लिस्टेड शेयर विल बी उस दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग एवरेज प्राइस ले लो ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो इसका मतलब क्या है? आज आपने शेयर लिए, आज शेयर मार्केट में जो ओपनिंग रेट है और क्लोजिंग रेट है उसका एवरेज रेट ले लो। मान लिया आज शेयर मार्केट में उसका ओपनिंग रेट था 65, क्लोजिंग रेट था 67, इन दोनों का एवरेज रेट ले लो, 66 आ गया। तो ये 66 रुपए का शेयर मिला आपको, फ्री में मिला तो 66 रुपए पर शेयर के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। मान लिया आपसे हमने 20 रुपए लिए तो 46 पर शेयर के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितने भी शेयर आपको मिले हैं, जितने भी डिवेंचर आपको मिले हैं, अगर वो फ्री में मिले हैं तो जितना भी एवरेज प्राइस है वो टैक्सेबल हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जिस दिन आप शेयर ले रहे हो। अगर आपको फ्री में नहीं मिला है, कुछ पैसा दिया तो पैसा माइनस हो जाएगा। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा है, कोई भी पेमेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है तो माइनस हो जाएगा। हम परक्विजिट की वैल्यूएशन करते हैं कि ये फ्री में मिल रहा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पेमेंट करेगा वो माइनस हो जाएगी। सिंपल। अगर ये शेयर्स लिस्टेड नहीं है और ये अनलिस्टेड शेयर है, मतलब शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो उसका शेयर मार्केट में दाम रोजाना सुबह शाम होता नहीं है। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड स्वेट इक्विटी और अदर सिक्योरिटी जो फ्री में दिए या कंसेशनल रेट पर दिए,
तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी बैंक वगैरह के थ्रू, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के थ्रू, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन और अर्लियर डेट नॉट बीइंग अर्लियर देन 180 डेज। क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है तो उसका शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। तो ये क्या रखा है कि मर्चेंट बैंकर के थ्रू उसकी वैल्यूएशन करिए, और जो वैल्यूएशन डेट, जो वैल्यूएशन आएगी उस वैल्यूएशन को हम मान लेंगे कि भैया ये प्राइस है, कुछ माइनस कर देंगे अगर लिया है तो, और 180 दिन तक की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है। तो अनलिस्टेड के लिए क्वेश्चन में बताया जाएगा, भाई क्वेश्चन में तो सब कुछ ही बताएंगे। अगर लिस्टेड है तो जिस दिन एक्सरसाइज हो रहा है उस दिन का एवरेज प्राइस, अनलिस्टेड है तो जो भी मर्चेंट बैंकर के थ्रू उसकी वैल्यूएशन हुई है, ये वैल्यूएशन उस दिन हो सकती है, उससे पहले 180 दिन तक होती है। अगर 180 दिन मतलब 6 महीने तक उसकी वैल्यूएशन हुई है तो वो मानी जाएगी, बार बार वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट परक्विजिट पर आते हैं, जिससे अब एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे। यह है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन जो एम्प्लॉई है उसके फैमिली मेंबर को दिया जा रहा है। अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये मानो आप मेरे यहां जॉब करते हो और मैंने आपको लोन दिया। अब बैंक से लोन लेते तो आपको क्या देना पड़ता है बैंक को? इंटरेस्ट। मेरे से लोन लिया और मैंने कहा इंटरेस्ट मत दो, तो आपको किस चीज का फायदा हो रहा है? इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए परक्विजिट वैल्यू मानते हुए टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी है वो। अब सवाल ये होता है इंटरेस्ट का रेट क्या ले? भाई इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट का रेट क्या ले? आप बैंक में जाओगे ना, हर तरीके के लोन के लिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, तो इंटरेस्ट का रेट क्या ले? तो उसके लिए भी इन्होंने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साल के पहले दिन, जिस भी प्रीवियस ईयर की आप इनकम निकाल रहे हो उस दिन पहले दिन 1 अप्रैल को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसको हम मान लेंगे रेट। मान लिया आपने हाउस लोन लिया है तो हम एसबीआई का हाउस लोन देख लेंगे। आपने कार के लिए लोन लिया है तो हम एसबीआई का कार का लोन देख लेंगे। कार का लोन उसकी 3 कैटेगरी है, 2 साल से कम, 2 से 5 साल, 5 साल से ऊपर। हम उसी कैटेगरी का लोन देखेंगे जितनी कैटेगरी के लिए आपको दिया है। होम लोन है 25 साल कम, ऐसे जो भी है वो सब हम हिसाब लगा लेंगे। मतलब जिस टर्म्स एंड कंडीशन से आपको लोन मिला है वही टर्म एंड कंडीशन एसबीआई में हो तो 1 अप्रैल को जो उसका रेट है वही हम मानेंगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको फायदा हो रहा है वो आपके लिए हम टैक्सेबल कर देंगे। अब एक बात समझो, मान लिया आपने मेरे से 1 लाख का लोन लिया। कितने का? 1 लाख का। जो आपने लोन लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया एसबीआई में 10% है, तो 10% के हिसाब से आपके लिए पर एनम टैक्सेबल हो जाएगा। अब मान लिया आपने 8 महीने के लिए लोन लिया है तो 8 महीने का इंटरेस्ट, पूरे साल के लिए हुआ तो पूरे साल का इंटरेस्ट। साल में कुछ पैसा वापस कर दिया आपने, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे पैसा वापस करते हो, तो हर महीने की आखिरी तारीख को जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर हर महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो देखो क्या लिखा है, अगर लोन फुल्ली पेमेंट होता है या पार्टली पेमेंट होता है तो इंटरेस्ट आपको निकालना है कौन सी अमाउंट पर? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की आखिरी दिन देखो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट निकालो। ठीक है। अच्छा, मेरे यहाँ एक पियोन है, गरीब आदमी है बेचारा, उसकी साइकिल चोरी हो गई। उसने कहा मुझे अपनी साइकिल के लिए लोन दे दो। मैंने उसे 5,000 रुपए का लोन दिया। मैंने कहा ब्याज क्या दोगे यार, इंटरेस्ट फ्री, सैलरी से काट लो, 1,000 रुपए महीना तेरी सैलरी से काट लो। अब मैंने उसे 5,000 रुपए का लोन दिया, 1,000 रुपए महीना में उसकी सैलरी से काट रहा हूं। अब उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़े और इनकम टैक्स में टैक्स देना पड़े, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। गरीब आदमी है। तो इन्होंने कहा कि कोई आदमी 20,000 रुपए तक का लोन ले रहा है, वो तो गरीब ही है। 20,000 रुपए का कौन लोन लेता है आज की डेट में? समझ रहे हो ना? तो 20,000 रुपए तक का लोन पूरे साल भर में ले रहे हो तो आप गरीब हो, आपके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं। तो अगर लोन आपने लिया है 20,000 या उससे कम 1 साल में तो भैया सब फ्री है। ठीक है ना? लेकिन फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स है। इसका मतलब अगर आप 2 जगह जॉब करते हो, एक से 10,000, दूसरे से 15,000 लिया तो 25,000 हो गया। तो सारे एम्प्लॉयर से मिलाकर 20,000 रुपए से कम का लोन है तो फ्री है आपके लिए। समझ में आती है? फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक इमेजिन करो सिचुएशन
कि एक आदमी हॉस्पिटल में पहुंच गया, अब हॉस्पिटल में पहुंच गया, इलाज कराने का पैसा नहीं है, अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया। अब क्या वो मजे ले रहा है क्या विदेश घूमने जा रहा है क्या? वो तो बेचारा हॉस्पिटलाइज्ड है और वहां के बिल के लिए लोन ले रहा है। तो क्या इस लोन पर इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो लेकिन लोन, अब आपने जाकर के अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है ना, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसे ठीक कराने के लिए आपने कुछ कराया ट्रीटमेंट, सुंदर देखने के लिए आपने ट्रीटमेंट कराया, तो हॉस्पिटल में तो बहुत वजह से जा सकते हो आप। तो एक रूल नंबर 3A है, उसमें कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेस है, ये गंभीर बीमारियां हैं, ये मानो किडनी खराब होना, हार्ट, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां आती हैं इसके अंदर। तो उस लिस्ट में अगर कोई बीमारी है, उसके इलाज के लिए आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए और लोन लिया है, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो लोन 5 लाख का हो या 50 लाख का हो। इंटरेस्ट कितनी भी अमाउंट का हो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब आपने क्या करा, आप डबल रोल प्ले कर रहे हो, डबल गेम खेल रहे हो। आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया और आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस का आपको पैसा मिल गया। अब अगर हेल्थ इंश्योरेंस का आपको पैसा मिल गया, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे से आपको कायदे से अपने एम्प्लॉयर के लोन की रीपेमेंट कर देनी चाहिए। भाई क्या हुआ, किसी आदमी का 1 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल आया, उसने अपने एम्प्लॉयर से 1 लाख का लोन ले लिया, इनकम टैक्स ने कहा हम टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि आपने बीमारी के इलाज के लिए लोन लिया है, लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया था, वहां से आपको 80,000 रुपए मिल गए, खर्च आपका हुआ 1 लाख, 1 लाख का लोन लिया, 80,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के मिल गए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जिस दिन आपको 80,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के मिले, ये 80,000 रुपए अपने एम्प्लॉयर को वापस दे दो भैया तुम। अगर वापस दे दिए ठीक है, नहीं दिए तो जिस दिन से 80,000 मिले हैं उस दिन से 80,000 टैक्सेबल हो जाए, नहीं इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ना 80,000 पे इंटरेस्ट, क्योंकि आपने लोन लिया है। हाँ, लोन रीपेमेंट तो करना ही है ना, लोन का मतलब होता है जो रीपेमेंट करना। तो 80,000 रुपए पे इंटरेस्ट उस दिन से टैक्सेबल हो जाएगा जिस दिन से आपको मिला, लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयर को लोन वापस नहीं दिया। ये है पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। तो ये सारी बातें समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सारी दिमाग की नसें खुल के बाहर आ जाएंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। मिस्टर शर्मा है, उन्होंने लोन लिया है 1 जनवरी 2023 को, 2 लाख रुपए का लोन लिया है, 4% के हिसाब से लोन लिया है। एसबीआई का साल के पहले दिन रेट है 11%, इन्हें क्या मिला 4%, तो इन्हें फायदा कितना हुआ 7%, तो 7% इनके लिए टैक्सेबल हो जाना चाहिए, है ना। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 2 लाख रुपए पे 1 जनवरी को लिया लोन। अब हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 24 तक, है ना। लोन लिया 1 जनवरी 23 और वापसी के बारे में कुछ बताया नहीं, इसका मतलब इस पूरे साल हमारे पास पूरा लोन था, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कितना, इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, हम कहें जी 11% टैक्सेबल होगा, निकालना एक बार 11% कितना होता है 22,000, तो हम मानते हैं पूरा 22,000 टैक्सेबल होगा, लेकिन जो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है वो माइनस कर देते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कितना दे रहा है 4%, 8,000 रुपए, तो कितना टैक्सेबल होगा, या तो ऐसे करो या इसे ऐसा करो कि 2 लाख रुपए पे 11 माइनस 4 मतलब 7% टैक्सेबल हो जाएगा, और हम इसको 14,000 निकाल दें, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो 14,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन है, समझ में आती है बात अच्छे से।
चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मेहता ने लोन लिया 6,000 रुपए का 1 मई को, 8,000 रुपए का 1 अक्टूबर को और 9,000 रुपए का 1 फरवरी को। रेट एसबीआई का है 16%। हमें बताना है क्या होगा। देखो, क्या 20,000 रुपए से कम है लोन या 20,000 से ज्यादा है? 20,000 से ज्यादा है तो भैया टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। 6,000 रुपए पे 16%, 11 महीने का इंटरेस्ट। 8,000 पे 16%, 6 महीने का इंटरेस्ट। 9,000 पे 16%, 2 महीने का इंटरेस्ट। टैक्सेबल होगा या नहीं, है ना। तो कितना कितना आ रहा है, सब चेक कर लो। मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कोई वीडियो में ही गलत रिकॉर्ड हो जाए। 640, सब चेक करो। टोटल ठीक है, तो ये चेक कर लेना सही हो। मैं आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि मान लो पिछले एग्जाम्पल में एम्प्लॉयर ने 9% ब्याज अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, तो 16 में से 9 दे दिया, तो टैक्सेबल कितना होना चाहिए? तो 7% निकाल लेंगे इसमें, है ना। तो अब आपके लिए ऐसा कर लो इसको, तो ये आंसर आएगा, आ जाएगा। जब मतलब शुरू से ही निकालोगे ना, क्वेश्चन में तो एक ही दे रखा होगा। कितना आ रहा है? 1760 इंटू 7/16, 770। तो 770 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अलग से कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। मिस्टर गरीब है, उसने लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से जो रिच है। 31 अगस्त को लोन लिया है 19,000 रुपए का। बताइए कितना टैक्सेबल होगा? क्यों नहीं होगा? 20,000 से कम है इसलिए, या गरीब है वो इसलिए? 20,000 से कम, 20,000 तक है तो टैक्सेबल नहीं होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 15 पर आते हैं। मिस्टर बीमार है, उन्होंने लोन लिया है 7 लाख रुपए का अपने एम्प्लॉयर से। ठीक है, एम्प्लॉयर का नाम हेल्थ लिमिटेड है। 1 जून 23 को लिया है, क्योंकि स्पेसिफाइड डिसीज है एज पर रूल 3A। एसबीआई का इंटरेस्ट रेट है 16%। हमें बताना है कितना टैक्सेबल होगा। क्यों? 20,000 से तो ज्यादा का लोन है, तो डिसीज के लिए लिया है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो बीमार को 3 लाख रुपए मिल गए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के 1 अक्टूबर को, लेकिन इसने लोन की रिपेमेंट नहीं करी, तो क्या होगा? 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर लोन ही 2 लाख का लिया होता तो 2 लाख टैक्सेबल करते। जितना लोन लिया उससे ज्यादा टैक्सेबल थोड़ी ना कर दोगे। तो ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो लिखा हो कि 8 लाख मिल गए, इसमें अगर लिखा होता 8 लाख मिले हैं जी, तो हम 7 लाख ही टैक्सेबल करते, क्योंकि लोन तो 7 लाख का ही लिया था। तो अब 3 लाख मिले हैं, 3 लाख क्योंकि 7 लाख से कम है तो पूरे 3 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे। 16% जिस दिन से इन्हें पैसा मिला है, 1 अक्टूबर से मिला है, तो 6 महीने के लिए मिला है, तो कितना हो गया? 24,000 टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गुप्ता है, लोन लिया है 1/12/2022 को 3 लाख रुपए का। मंथली उनकी सैलरी से कम हो रहे हैं 10,000 रुपए 1 जनवरी से।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, तो हमें बताना है कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल इनके लिए हो जाएगा। तो देखो मैंने कहा था जब लोन की रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रही होती है तो हम हर महीने की आखिरी तारीख को देखते हैं कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए। तो इन हमारा जो साल है उसमें पहला अप्रैल 23 आता है, तो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट कब दी? 1 जनवरी 23 को। तो 3 लाख में से 10,000 कम हो गए, तो 290 रह गए। 1 जनवरी 2023 को, 1 फरवरी को 280, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को 2, पक्का। तो अगला 1 मई को जाएगा, तो हमें ये देखना है 30 अप्रैल को कितना पैसा है, 260 ही है, क्योंकि पहली तारीख को कटेगा ना 1 मई को, हर महीने की आखिरी दिन देखना है हमें, ठीक है ना, हर महीने के आखिरी दिन। अगर लिखा होता पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को कट रही है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को जाती, तो 31 दिसंबर को हो जाते 290, फिर 31 जनवरी को हो जाते 280, फरवरी एंड में हो जाते 270, मार्च एंड में 260, अप्रैल एंड में उस सिचुएशन में 250 हो जाते। स्टार्टिंग में कट रहा है अगले महीने की स्टार्टिंग में, तो इसलिए 1 मई को कटेगा, हमें महीने के आखिरी दिन देखना। तो 31 अप्रैल को 260 थे, 31 मई को 250, 30/6 को 240, 31 जुलाई को 31 अगस्त को 220, 30 सितंबर को 210, 31 अक्टूबर को 2 लाख, 30 नवंबर को 1,90,000, 31 दिसंबर को 1,80,000, 31 जनवरी को 1,70,000, 29 फरवरी को 1,60,000, 31 मार्च को 1,50,000। अब इस सब पे 16% 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, इंटू 16, रुक जाओ अभी निकालना मत, इंटू 1/12, इंटू 16% इंटू 1/12, इन सबको ऐड करना है, तो लंबा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ये कॉमन ले लें, इन सबका टोटल करना, टोटल करो क्या हो रहा है, कितना 24,60,000, पक्का। 24,60,000 पर 16% 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लूं, ये मैंने कॉमन ले लिया था, है ना, नहीं तो मुझे कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ती। तो 24,60,000 विश्वास कर लूं आपके ऊपर, 24,60,000 ही आ रहा है ना, तो 32,800 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा एज ए इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप सब पे अलग अलग कैलकुलेट करते तो भी यही आंसर आता, लेकिन उसमें टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता, ठीक है। आगे बढ़े। आपका एम्प्लॉयर बहुत बढ़िया है और आपको घूमने के लिए भेज दिया उसने कहीं, उससे कहा चलो कुल्लू मनाली घूमाओ, तो आप घूम कर आए फैमिली के साथ, तो जितना भी खर्चा हुआ वो सारा टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं? अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है तो वही सीधा सीधा लिखा है। तो यही बात सोचो कि जो एम्प्लॉयर आपके पर्सनल टूर का खर्चा कर रहा है तो वो आपके लिए एज ए परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाए। ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन या अदर एक्सपेंसेस, हॉलीडे,
तो अगर एम्प्लॉयर ने ये फैसिलिटी खुद मेंटेन करता है और सभी एम्प्लॉइज के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है, तो जितना भी एक्चुअल खर्चा होगा वो एज ए परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आप जॉब करते हैं मेक माई ट्रिप में, तो मेक माई ट्रिप में या कोई ऐसी कंपनी जहां पर आपका अपना होटल है, ऐसा कुछ है कंपनी, टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, तो जैसे होटल है एम्प्लॉयर का अपना, अब उस होटल में उसने आपको कहा कि रख जाओ, तो जितना एम्प्लॉयर का अपना खर्चा हो रहा है वो टैक्सेबल होगा, वो नहीं जो और लोगों से लिया जाता है किराया, वो नहीं, जितना खर्चा हो रहा है। क्योंकि आपको तो भाई मान लिया एक होटल है, उसमें खर्चा होता है 5,000, लेते हैं हम 15,000, तो 5,000 ही आपके लिए टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड कि ये एम्प्लॉयर का अपना फैसिलिटी है और वो अपने सभी एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटी देता है। सभी एम्प्लॉय को फैसिलिटी नहीं दे रही है, कुछ आपको स्पेशली मिला है, तो फिर वो एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं होगा, जो लोगों से चार्जेस लिए जाते हैं वो टैक्सेबल। इफ फैसिलिटी मेंटेन बाय एम्प्लॉयर विच इज नॉट अवेलेबल टू ऑल, तो हम ये अदर हम ये देख लेंगे एट विच सच फैसिलिटी आर ऑफर्ड बाय अदर एजेंसी टू द पब्लिक, मतलब ऐसी फैसिलिटी और होटल या और लोग जो पैसा चार्ज करते हैं वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। If the official tour is extended as a vacation, then the perquisite value will be taken only for the extended period. मान लिया एक मीटिंग है और आपसे कहा गया जी मीटिंग में जाना है, 3 दिन की मीटिंग है गोवा में, आपकी बातें खिल गई गोवा में जाना, तो आपने कहा एक काम करो जी, 3 दिन की बजाय 2 दिन और रुक जाएंगे हम, तो 2 दिन बाद की हमारी रिटर्न फ्लाइट करा दो। भाई जाने के आने की फ्लाइट आपने करानी है, 3 दिन का होटल कराना है, 2 दिन हम रुक लेंगे जी, 2 दिन एक्स्ट्रा। एम्प्लॉयर ने कहा चल यार तू भी क्या याद रखेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा और होटल मेरी तरफ से। हमने कहा मजे आ गए। तो 3 दिन जो कंपनी के काम से आप गए वो तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, 2 दिन टूर बढ़ा, तो उस दिन 2 दिन टूर बढ़ने में जो भी खर्चा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर, एक बार बताओ, एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारे घर का बिजली का बिल मेरी तरफ से, तो इसका क्या मतलब है, सैलरी तो दे रहा है वो आपको, तो वो कह रहा है होटल में रुको मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ से होटल में रुको तो क्या टैक्सेबल नहीं होगा, सैलरी भी तो मेरी तरफ से ही जा रही है, मेरी तरफ से सैलरी लो तो टैक्सेबल नहीं होगी क्या। भैया आप ये समझो, आपका एम्प्लॉयर आपको जो भी पैसा दे रहा है वो सैलरी दे रहा है, नहीं तो लोग सैलरी का नाम बदल के अलग अलग चीजों के नाम दे करके आपको पैसा देंगे और वो टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने कहा सारी चीजें हम टैक्सेबल कर दें। इफ एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है वो जा रहा है, तो फैमिली मेंबर का जो खर्चा है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। और कुछ पैसा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, वो तो हमने पहले भी बात करी थी, कोई भी पैसा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा तो वो माइनस हो जाएगा, वो तो सीधी सी बात है, वो तो माइनस हो ही जाएगा। आपको, आप पता है जब बढ़िया कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे तो कई जगह पता क्या होगा, कंपनी वाले कहेंगे आपको खाना लाने की टेंशन नहीं है, हम आपको खाना खिला देंगे रोज। आपको बाहर से खाना खाना अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन जब रोज बाहर का खाना खाने को मिलेगा ना, तो वो बाहर का खाना आप खाना बंद कर, आपको एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 10 दिन अच्छा लगेगा, 15 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद कहोगे कि जो घर का खाना हमें बहुत बुरा लगता था ना वही अच्छा लग रहा है। जो घर का खाना होता है वो हम, अगर आप 18 साल के हैं तो 18 साल से आप घर का खाना खा रहे हैं, 18 साल में आप परेशान नहीं होंगे घर का खाना खाते हुए, लगता है आपको परेशान हो रहे हैं लेकिन आप असल में परेशान हो नहीं रहे, लेकिन आप 18 दिन बाहर का खाना खाओगे तो परेशान हो, क्योंकि बाहर का खाना थोड़ा हैवी होता है,
ज्यादा मैदा होगा, हैवी होगा, तो आप थोड़े दिनों में परेशान हो जाओगे। अगर वो बाहर का खाना घर जैसा बन रहा है फिर तो नहीं होगे परेशान, लेकिन बाहर का खाना बाहर जैसे ही बन रहा है फिर परेशान। तो कई जगह क्या होता है, कैंटीन होती है ऑफिस में, एम्प्लॉयर कहता है कि आप खाना खाओ, कोई टेंशन नहीं, आपको खाना मिलेगा। तो आप रोज है ना बाहर का खाना खाओ, बाहर का मतलब कैंटीन का, ऑफिस में आओ और आपको खाना मिलेगा, आपको टेंशन नहीं है घर से खाना लाने की। तो आप क्या करते हैं, रोजाना कैंटीन में जाते हैं, तो वहाँ कैंटीन में प्लेट मिलती है, उसमें चावल मिलती है, दाल मिलती है, सूखी सब्जी मिलती है, रोटी मिलती है, ऐसा रोजाना मिलता है। दाल और सब्जी बदल बदल के रोजाना मिल जाती है। तो क्या ये आपके लिए टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको रोजाना चाय भी मिलती है, क्या ये चाय आपके लिए टैक्सेबल होनी चाहिए या नहीं। आपको समोसे पकोड़े भी मिल जाते हैं, क्या ये आपके लिए टैक्सेबल होने चाहिए या नहीं, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो फ्री मील्स, टी एंड स्नैक्स का क्या होगा। तो आप लॉजिकली बिना सोचे समझे देखे बताओ, क्या अगर आपका एम्प्लॉयर आपको चाय पकोड़े समोसे खाना दे रहा, तो क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं। तो यही बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी सोचा, लेकिन हर चीज की एक हद और एक लिमिट होती है। तो एक लिमिट तक तो ठीक है, उस लिमिट से ऊपर टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, अगर स्नैक्स मिल रहे हैं, टी मिल रहे हैं, या अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मिल रहे हैं, स्नैक्स, आपको समोसा मिल रहा है, तो क्या टैक्सेबल करेंगे, नहीं। लेकिन क्या समोसा रोज मिलेगा, मैं कह रहा हूं रोज मिलेगा ना तो आप खाओगे नहीं रोज, क्योंकि आपकी हेल्थ 2-3 दिन तो समोसा हजम कर सकती है, चौथे दिन आप डॉक्टर के पास ही जाओगे कि पेट में अल्सर हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और खट्टे खट्टे ढकार आ रहे हैं और हालत हमारी खराब हो रही है, हम क्या करें। आपको समोसा अगर बहुत पसंद है ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको है ना, मैं रोज समोसा खिलाऊं अपने पैसों से, रोज आना यहाँ, 4-5 दिन के बाद आप कहोगे सर हमें नहीं चाहिए, और हफ्ते 10 दिन के बाद आप नफरत करने लग जाओगे समोसे से, और उसे जिंदगी भर ना खाने की कसम भी खा लो। तो ये चीजें ऐसी हैं जो वन से वाइल कभी कभी तो अच्छी लगती है। हाँ, चेंज हो सकते हैं, मान लिया आज समोसा मिल रहा है, कल ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है, परसों कुछ हो, रोजाना मिल रहा है ना, तो भी आप एक लिमिट के बाद आप कहोगे नहीं, अब हमें वो नहीं चाहिए। चलो मान लिया बदल बदल के रोज मिल भी रहा है, तो इन्होंने कहा हम इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। चाय मिल रही है, कॉफी मिल रही है, तो क्या टैक्स लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस अदर, मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, जूस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बियर दारू पी रहे हो रोज, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस अगर आपको मिलते हैं तो वो आपके लिए फ्री 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 है। लेकिन कब मिलते हैं, वर्किंग आवर्स में, ठीक है। अगर आपको वर्किंग आवर्स में मिलते हैं तो कोई टेंशन नहीं। अगर आपको ऐसी जगह भेज दिया जो रिमोट एरिया है, जहां 10-20-50 किलोमीटर दूर कोई है ही नहीं, मान लिया आप वन विभाग में काम करते हैं, जंगल के बीच में आपको गेस्ट हाउस मिला है, तो वहां ऑफिस आवर्स के अलावा भी मिलेगा तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ऑफशोर इंस्टॉलेशन विद इन ऑफिस प्रीमाइसेस, अब मान लिया वर्किंग आवर्स के बाद भी ऑफिस प्रीमाइसेस में आप ओवर टाइम कर रहे हो, भैया वहां खाने पीने को मिल रहा है, थोड़ी ना टैक्सेबल होना चाहिए। या एट एनी अदर प्लेस, अगर ऑफिस आवर्स में एट एनी अदर प्लेस भी मिल रहा है, मान लिया आपको कहीं काम से भेजा और आपसे कहा गया कि चलो चाय ले लो, ये ले लो, तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर incurred by employer shall be regarded as perquisite and shall be fully exempt from tax for employee, तो ये फ्री हो गया, ठीक है। ये किस चीज की बात करी है हमने, चाय पकोड़े समोसे कोल्ड ड्रिंक नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, ना टल्ली नहीं होना है, दारू नहीं मिल रही है, दारू मिलेगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप कहेंगे दारू क्यों मिलेगी ऑफिस में, अब मान लिया आप जो है किंगफिशर कंपनी में काम करते हैं, अब किंगफिशर कंपनी ने कहा कि भैया आपको
जो है ये जो है यहाँ फ्रिज में रखी है, जो मर्जी पी लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे आपके। अब हम बात कर रहे हैं फूड या मील की, खाना मिलता है आपको, तो रिमोट एरिया में तो फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, जितना भी मिलेगा। ऑफशोर इंस्टॉलेशन मतलब कहीं ऐसी जगह जहां पर आपको भेज दिया और वहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कोई भी अमाउंट की कोई बात नहीं। लेकिन एक नॉर्मल केस में, जहां नॉर्मल केस है, वहां पर ये सोचा गया कि अगर सभी एम्प्लॉयज के लिए खाना बनाया जाता है, खाना दिया जाता है इकट्ठा, तो पता है सबके लिए पर पर्सन एक बारी में 50 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा 50 रुपए पर मील तक तो फ्री है, 50 रुपए पर मील फ्री है, कोई टेंशन नहीं है ना, 50 रुपए पर मील तक तो फ्री है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर की अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मान लिया क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको साल में 300 दिन खाना मिला और उस पे एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया। 300 दिन खाना मिला और खर्चा कितना कर दिया, तो फ्री कितना है आपका, 300 दिन का 50 रुपए के हिसाब से कितना होता है, तो ये कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि 15,000 रुपए तक का कोई खर्चा नहीं है टैक्सेबल। अगर ये खर्चा हुआ है 20,000 रुपए का, तो भैया 15,000 रुपए का तो फ्री हो जाएगा, 5,000 रुपए का आपके लिए टैक्सेबल। कहानी समझ में आती है? तो कुल मिलाकर 50 रुपए पर मील आपका फ्री है, उसके ऊपर टैक्सेबल। और मेरे ख्याल से सही बात है, लेकिन 50 रुपए बहुत टाइम से, आज एक भैया हम दाल सब्जी खरीदने जाते हैं तो पता चला कई दाल राजमा छोले ये 200-250 रुपए किलो बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो 50 रुपए से रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन 50 रुपए ही है। कॉफी और अदर सिमिलर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक्स जो ड्यूरिंग वर्किंग आवर है वो फ्री है ना। अच्छा, और इसके अलावा अगर एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स है या हॉलीडेज पे वर्किंग हो रहा है दे रहे हैं तो भी फ्री है। हाँ, दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली इफ द एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये 50 रुपए की छूट आपको तभी मिलेगी जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से हटकर पुराने वाले में जाएंगे। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC 1A में ये 50 रुपए की छूट आपको नहीं मिलेगी और ये पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था पूरा कहानी टी स्नैक्स के लिए। एक मिस टुनटुन है और उन्हें फ्री फूड फैसिलिटी मिलती है 23,000 रुपए की साल भर, तो 23,000 का खाना खा गई टुनटुन, ठीक है। तो ऑफिस में पूरे साल भर में 35 दिन बंद रहा ऑफिस, तो कितने दिन होते हैं साल में, 35 दिन बंद रहा, तो कितने दिन आई वो, 50 रुपए के हिसाब से कितना फ्री हो सकता है 23,000 में से, 16,500, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 6,500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अगर टुनटुन से पैसे नहीं लिए जाते तो, है ना। लेकिन टुनटुन 400 रुपए देती है महीने के, तो 4,800 रुपए इन्होंने दे दिए, तो इनके लिए कितना टैक्सेबल हो गया, 1,700 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉई से पैसा नहीं लिया जाता है तो 6,500 टैक्सेबल हो जाता, इनसे पैसा लिया जाता है तो 1,700 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है बहुत ही फेमस कलाकार थी पहले टुनटुन, मोटी थी बहुत, छोटा भीम में मौसी जो है उसकी टुनटुन मौसी नाम है उसका, तो वो टुनटुन नाम उस पे रखा है, वो पहले है ना बहुत पुरानी कलाकार थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में आती थी, उनका नाम टुनटुन था, बहुत मोटी थी वो। फिर वो बेचारी अब तो शायद चली गई ऊपर, तो अब उनके नाम पर ही टुनटुन मौसी रखा होगा छोटा भीम में नाम। हाँ,
जो लड्डू बनाती हैं। हाँ, छोटी बेटी के चक्कर में खूब देखा हमने भी छोटा भीम। हम पता चला न्यूज चलाकर देख रहे हैं, बालक आया है स्कूल से, वो बैठा है, तो उन्होंने कहा ये क्या चला रखा है न्यूज, इसे बदला जाए, छोटा भीम चलाया जाए। हमने भी छोटा भीम खूब देखा उस चक्कर में। वो लड्डू खा के उसे एकदम जोश चढ़ जाता पूरा का पूरा, है ना। भोलू भोलू भी तो थे उसमें, है ना, कालिया भी था, राजा भी था बेचारा, राजा किसी काम का नहीं, छोटा भीम ही चला रहा था पूरा राज्य उसका। बताओ, जो राजा है वो छोटा भीम पे टिका हुआ था, है ना। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है क्या? दे सकता है या नहीं गिफ्ट? कब देता है गिफ्ट? बर्थडे आया, एनिवर्सरी आई तो गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट में क्या दे देगा भाई एम्प्लॉयर? केक दे देगा, घड़ी वड़ी दे देगा कुछ, ये थोड़ी ना घर दे देगा उसे। तो इन्होंने कहा कि अगर गिफ्ट कैश में मिल रहा है, गिफ्ट कैश में है, तो भैया फुल्ली टैक्सेबल है। एम्प्लॉय लिफाफा थोड़ी ना देगा एम्प्लॉय को, ये लो जी लिफाफा 50,000 रुपए का गिफ्ट, तो फुल्ली टैक्सेबल। 500 रुपए भी फुल्ली टैक्सेबल। अब आपके मन में आ सकता है कि बताएगा कौन, मतलब बताएंगे तो टैक्सेबल, समझ रहे हो, कि आपने बताया कि भैया मुझे मिले थे 1100 रुपए, तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, तो एम्प्लॉयर पूरे साल भर में आपको भैया 5,000 तक का गिफ्ट दे रहा है, तो दाल में काला नहीं है। 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो भैया दाल में काला है, तो हम इसे सैलरी मानेंगे और फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। 5,000 तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं, फुल्ली एग्जाम, 5,000 से ऊपर होते ही फुल्ली टैक्सेबल। मतलब 6,000 रुपए का गिफ्ट मिलेगा तो 6,000 टैक्सेबल, और अगर 4,000 का गिफ्ट मिलेगा तो पूरा का पूरा फ्री फ्री फ्री। मिस्टर एक्स है, इनको वीडियो कैमरा मिला है एम्प्लॉयर से बर्थडे पर, वीडियो कैमरा 21,000 रुपए का, तो कितना टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल हो जाएगा 21,000, ठीक है। मिस्टर वाई को मिला है बर्थडे पर 21,000 रुपए नगद, तो क्या होगा? 21,000 पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। मिस्टर जेड को बर्थडे पे कैश मिला है 2,000 और एक घड़ी मिली है 3,000 की, तो 2,000 ये तो टैक्सेबल है ना, और ये घड़ी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, अब थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का पर्सनल क्रेडिट कार्ड है एम्प्लॉय का, तो क्रेडिट कार्ड अगर पर्सनल खर्चा है एम्प्लॉय का, वो गया अपनी बीवी को घुमाने, उसकी बीवी ने कहा मुझे साड़ी चाहिए, 20,000 रुपए की साड़ी उसने दिला दी, ऑफिस में रो रहा था, एम्प्लॉयर ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा 20,000 रुपए की साड़ी ले ली बीवी ने। एम्प्लॉयर ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उसके बिल की पेमेंट कर दूंगा। अब ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो हमने पढ़ा था ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये वहीं टैक्सेबल हो जाएगा, में आता है, क्योंकि ऑब्लिगेशन किसकी है? एम्प्लॉय की, पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। ये क्या है? मान लिया क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयर ने दे दिया अपने नाम का, कह दे बेटा यूज कर, तो जितना पर्सनल यूज करेगा वो अब ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की नहीं है, क्योंकि कार्ड किसका? एम्प्लॉयर का। लेकिन जितना भी पर्सनल यूज करेगा और उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो भी ऑफिशियल पर्पस के लिए है वो टैक्सेबल नहीं होगा, जितना भी खर्चा पर्सनल पर्पस के लिए वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, अगर क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयर के नाम है, एम्प्लॉय के नाम नहीं है। एम्प्लॉय के नाम है तो हम परक्यूसी नंबर 2 में ही टैक्सेबल हो जाएगा, जो आज हमने शुरुआत में पढ़ी,
एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तो कहने का मतलब है चाहे वहां टैक्सेबल हो चाहे यहाँ टैक्सेबल हो, टैक्सेबल तो हो ही रहा है, तो फुली टैक्सेबल है, जैसे पर्सनल पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड का कोई भी यूज होगा। अगर पर्सनल नाम है एम्प्लॉय के तो उसका जो एनुअल चार्जेस है वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लब का खर्चा, अब जो एम्प्लॉय है वो क्लब में जाता है, जितना भी क्लब का खर्चा, क्लब क्या, एंटरटेनमेंट क्लब, आपने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है उसका खर्चा एम्प्लॉयर देता है तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, केवल पर्सनल पर्पस के लिए है तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हेल्थ क्लब है, जिम की मेंबरशिप है, हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, आपका दिमागी तौर पर आप स्वस्थ रहे, फिजिकली स्वस्थ रहे, उसके लिए एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर सभी एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दी जाती है। सभी एम्प्लॉय से कहा जाता है कि भैया आप सब हमारी कंपनी में जॉब करते हैं तो ये सामने जिम है, इस जिम में जाओ, कोई पैसा नहीं देना, तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है अगर ये सबको फैसिलिटी दी जाती है। अगर आप स्पेशल हो तो दाल में कुछ काला है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना रखते हैं हम क्लब एक्सपेंडिचर तक। आगे हम यूज ऑफ मूवेबल असेट से अगली हम क्लास में परक्विजिट पढ़ेंगे। ठीक है।